गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। बेटा मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम किया था कंप्लीट। अभी कंप्लीट नहीं हुआ था शायद। नो सर, इम्पैक्ट पैरामीटर था। इम्पैक्ट पैरामीटर हुआ। बेटा देखिए लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया था। देखो बच्चों, ये इम्पैक्ट पैरामीटर मैंने करा दिया था। करा दिया था बेटा। यस सर। इम्पैक्ट पैरामीटर के बाद कराना है ना? यस सर। अच्छा बच्चों, एक काम करते हैं कि इम्पैक्ट पैरामीटर में हम लोगों ने जो सीखा है वो ये सीखा है कि कोई भी हमारा, ये आपको जो डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में मैंने आपको बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स दिखाए और इन बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो दिखाए हैं इनमें ये अल्फा पार्टिकल है जो सीधा चला जाता है। ये अल्फा पार्टिकल आपका है वो आपका किसी पर्टिकुलर एंगल से जा रहा है। तो आपके बहुत से अल्फा पार्टिकल हैं जो सीधे चले जाते हैं, लेकिन ऐसे कम अल्फा पार्टिकल हैं जो हमारे किसी एंगल से डेविएट करते हैं और ऐसे बहुत कम अल्फा पार्टिकल हैं जो 180 डिग्री एंगल से डेविएट होते हैं। 180 डिग्री एंगल से डेविएट होने वाले अल्फा पार्टिकल के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होता है और इम्पैक्ट पैरामीटर अगर 0 होगा, बी की वैल्यू अगर 0 होगी, तो ऐसी कंडीशन में हम कह देंगे कि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। बेटा हम अगर आगे बढ़ जाते हैं और आगे हमारे पास आता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
एक कॉन्सेप्ट आता है कि लीस्ट डिस्टेंस हम निकालते हैं जब कोई भी हमारा अल्फा पार्टिकल जिसका चार्ज 2e होता है, ये किसी भी न्यूक्लियस यानी गोल्ड न्यूक्लियस को जब अप्रोच करेगा तो एक आर नॉट डिस्टेंस ऐसी होती है जिसको ये ट्रेवल नहीं करेगा। आर नॉट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा याद रखिएगा, ये न्यूक्लियस की रेडियस से कम हो या ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि आर नॉट जो है हमारा वो क्या है, आर नॉट है वो डिस्टेंस जो न्यूक्लियस को टच करने से पहले हमारा अल्फा पार्टिकल जो है वो वापस आता है। बच्चों यहाँ पे जब ये पॉइंट पर अल्फा पार्टिकल हमारा आ गया तो अल्फा पार्टिकल पहले काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है और फिर मूव करता हुआ काइनेटिक एनर्जी से अल्फा पार्टिकल इस पॉइंट पे आके रुक जाता है और वापस हो जाता है। तो वापस होने की जो वजह है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस के बीच में कन्वर्ट हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। अब ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल है। कौन से चार्ज पार्टिकल हमारे हैं? ये हमारे अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। तो बेटा हमने आपको यहाँ पर ये बता दिया है, इसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पर हम लोग फाइंड करते हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग फाइंड करते हैं कल मेरी क्लास लगाई नहीं क्या इन लोगों? सर लगाए। कितने बजे बेटा लिखा है? ठीक है, 7:30 लगा है ना? ठीक, यस सर। हमने अपने डेज बता दिए हैं ताकि हमने कहा कि बच्चों एक बात समझ लीजिएगा कि ये आपका जो है ना, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो आती है, ये आर नॉट की जो वैल्यू होती है, ये पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी के पे डिपेंड करती है अल्फा पार्टिकल की, और जेड होता है एटॉमिक नंबर। तो अब रदरफोर्ड ने क्या किया था कि जेड एटॉमिक नंबर 79 गोल्ड के लिए ले लिया था और उन्होंने यहाँ पर 5.5 काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ले लिया था। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, ई की वैल्यू हमें पता है, हम सारी वैल्यू पुट करेंगे और सारी वैल्यू रखने के बाद हमारे पास बेटा वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करने के बाद आपके पास 10 की पावर -14 मीटर के अप्रॉक्स ये वैल्यू आती है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर -14 का होता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि अब आपका इससे कम होगा आपका जिसको कहते हैं न्यूक्लियस रेडियस से कम। ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियस रेडियस की वैल्यू ये हमारी आर नॉट से क्या हो जाएगी, कम। न्यूक्लियर रेडियस की वैल्यू हमारी आर नॉट से क्या हो जाएगी बेटा, न्यूक्लियर रेडियस की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बेटा, आर नॉट से कम हो जाएगी। और न्यूक्लियर रेडियस की वैल्यू जो हमारी आर नॉट से कम हो जाएगी, इसका रीजन ये है कि हमारा अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो हमारा अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस रेडियस से पहले ही वो चला जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं जैसे वॉल्यूम एटम का और वॉल्यूम न्यूक्लियस का रेशियो निकाल सकते हैं। हम लोग एटम का साइज निकाल चुके हैं 10 की पावर -10 मीटर और न्यूक्लियस का साइज निकाल रहे हैं हम लोग 10 की पावर -15 मीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और बेटा हमारे पास ये एटम आ जाएगा और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास आ जाएगा बेटा अल्टीमेटली न्यूक्लियस आ जाएगा। हम अगर बात करेंगे तो हमारे पास बेटा यहाँ पे रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का अगर हम होल पावर 3 कर लें
तो हमारे पास ये रेशियो बेटा कितना आ जाएगा, 10 की पावर -10 और 10 की पावर -15। इसको सॉल्व करेंगे, होल स्क्वायर होल पावर 3 करेंगे और ये रेशियो हमारा पूछा जा सकता है। तो बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर के बाद लीस्ट डिस्टेंस और लीस्ट डिस्टेंस के बाद अब आते हैं हम लोग एक 6 पॉइंट होता है इम्पैक्ट पैरामीटर और लीस्ट डिस्टेंस के बाद, जिसमें हम इन दोनों न्यूक्लियस का कंपेयर करेंगे न्यूक्लियर चार्ज। बताओ अगर बी की वैल्यू इक्वल है, बी की वैल्यू इक्वल है और इम्पैक्ट पैरामीटर हमारा बी और बी, इसका मतलब हो गया कि इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू हमारी दोनों में क्या है, सेम। θ1 और θ2 क्या है, इन दोनों में θ1 और θ2 इनकी काइनेटिक, इनका बेटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग है। तो हमारे पास बताइए कि इस कंडीशन में कौन सा एंगल ज्यादा होगा, तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका रिपल्शन ज्यादा होगा। तो हमारे पास सबसे ज्यादा एंगल है θ2 और अगर एंगल सबसे ज्यादा है θ2 तो हमारे पास यहाँ पर रिपल्शन जो है हमारा, ध्यान रखिएगा, Z2 की वैल्यू ज्यादा और Z1 की वैल्यू कम। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारी Z2 की वैल्यू ज्यादा होती है। सातवां और आखिरी पॉइंट होता है कि इस मेथड से हम निकालते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस में अगर हम फाइंड करें तो हमारे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे Z² अपॉन sin की पावर 4 θ/2 होते, नंबर ऑफ अल्फा। याद रखिएगा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल बहुत सारे होंगे एक्सपेरिमेंट में, और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो बहुत सारे होंगे तो हम लोग बात करें बेटा अगर यहाँ पे कहा जाता है कि मान लीजिएगा एक क्वेश्चन है कि फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर हमको लीस्ट डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच की निकालनी तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 10 मिलियन की एनर्जी इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी अल्फा पार्टिकल। तो 10 मिलियन की अगर एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास R0 की कितनी, इन्होंने मालूम है क्या कहा, इन्होंने कहा है कि एक प्रोटॉन एक दूसरे प्रोटॉन को अप्रोच करता है, मतलब दो प्रोटॉन कितना पास आ सकते हैं। तो दो प्रोटॉन की न्यूनतम दूरी कितनी हो सकती है, ये दो प्रोटॉन की न्यूनतम दूरी हो सकती है, ये दो प्रोटॉन की न्यूनतम दूरी हो सकती है। दो प्रोटॉन की जो न्यूनतम दूरी है और वो है न्यूनतम दूरी हमारी R0। और बेटा ये कैसे निकालेंगे, जितना काइनेटिक एनर्जी हमारी एक प्रोटॉन की है वो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R0 कहते हैं। और यहाँ पे E² अपॉन हो जाएगा R0 और R0 को इधर ले आएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अप्रोक्स आंसर इतना। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और कुछ कन्वर्जन आपके हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 मिलियन 1 किलो, याद कर लीजिएगा। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है हमारा, 7 पॉइंट के बाद रदरफोर्ड ने एक पॉइंट बताया था कि अगर हम कहें कि भाई एटम के अंदर हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो होता है न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो 10 की पावर -15 या फर्मी के ऑर्डर में रहता है। बेटा अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ। जब इलेक्ट्रॉन्स आपके सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर पाथ बताया है, ऑर्बिट नहीं बताया है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन को आवश्यक सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। और आवश्यक सेंट्रीपेटल फोर्स जो मिलेगा इलेक्ट्रॉन को वो इनको मिल जाएगा अपने
बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन R², ये कूलम्बियन फोर्स है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। और बेटा हमको यहाँ पर मिलेगा mv²/r। बेटा हम इसके बाद आगे बढ़ जाएं तो हमसे कहते हैं नाउ इलेक्ट्रॉन इज फीलिंग एन एक्सेलरेशन, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, और इलेक्ट्रॉन अगर हमारा एक्सेलरेशन फील करता है, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा एक्सेलरेशन फील करता है, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा एक्सेलरेशन फील करता है, तो इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, और अगर इलेक्ट्रॉन हमारा एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो एनर्जी का लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन आपका एनर्जी कॉन्टिन्यूसली निकालेगा, तो एटम इज फाउंड टू बी अनस्टेबल। इलेक्ट्रॉन यहाँ से चालू होगा और सीधे सीधे रिवॉल्व करते करते, एनर्जी का लॉस करते करते इलेक्ट्रॉन हमारा एक समय पे गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। तो ये हो गया रदरफोर्ड का मॉडल, और कंप्लीटली दिस इज इन कंट्राडिक्शन ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। ये आपके डाल्टन्स थ्योरी के कंट्राडिक्शन में। तो डाल्टन की जो थ्योरी है, तो बेटा डाल्टन की थ्योरी उनके कंट्राडिक्शन में आती है, समझ रहे हैं? डाल्टन की जो थ्योरी थी वो क्या थी बेटा बच्चों? डाल्टन की थ्योरी क्या थी? Atom is indivisible. हाँ, एटम इंडिविजिबल है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी थ्योरी वहां पे थी कि हमारा जो एटम है वो स्टेबल है। सबसे बड़ी थ्योरी थी बेटा हमारा जो एटम है ना, वो हमारा स्टेबल है। जबकि हमारे पास एटम अनस्टेबल प्रूफ करके आ गया, और एटम अनस्टेबल हमारा आ गया, और किस वजह से आ गया? क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लगातार एनर्जी का लॉस करता है, क्योंकि बीइंग एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन हमारा ये लगातार एनर्जी का लॉस करेगा। यहीं से हमारा जो है ना बोहर का मॉडल स्टार्ट होता है, यहीं से हमारा रदरफोर्ड का मॉडल गलत हो जाता है। बोहर सबसे पहले तो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा फिक्स्ड एनर्जी लेवल में रहेगा। सबसे पहले बोहर ने इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट फिक्स कर दी कि LMN जो भी ऑर्बिट होगी, इलेक्ट्रॉन हमारा उसी ऑर्बिट में आपका फिक्स्ड एनर्जी लेवल में रहेगा। इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी लेवल को चेंज नहीं करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल को चेंज करेगा, इसका मतलब है कि वो एनर्जी हमारी तभी लॉस या गेन करेगा। तो पहली बात तो हमारा इलेक्ट्रॉन के शेल, एल शेल, तो सर्कुलर ऑर्बिट्स के बारे में बताने वाले थे बोहर, और इन्होंने कहा था स्टेशनरी ऑर्बिट्स का आइडिया दिया था। इन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट्स का आइडिया दिया था। बोहर ने स्टेशनरी ऑर्बिट्स का बेटा आइडिया दिया था। आगे बढ़े। स्टेशनरी ऑर्बिट्स का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्बिट हमारी फिक्स्ड ऑर्बिट रहेगी, यानी इलेक्ट्रॉन हमारा रदरफोर्ड की तरह ऐसे 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 चक्कर नहीं लगाए, सर्कुलर पाथ में चक्कर नहीं लगाए। हम आगे बेटा आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो हमारा एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में उस रेडियस के अकॉर्डिंग सेंट्रीपेटल फोर्स फील करेगा, और सेंट्रीपेटल फोर्स जो मिलेगा उसको, वो हमेशा सेंट्रीपेटल फोर्स कूलम्बियन अट्रैक्शन से मिलेगा। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू h/2 सेकेंड ऑर्बिट में होता है 2h/2, थर्ड ऑर्बिट में होता है 3h/2। बच्चों यहाँ पर हमसे क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, दो लगातार ऑर्बिट के बीच का एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस बताइएगा। तो हमारा h/2 ही रहेगा। और हमारे पास अगर बात आ जाए कि जो हमारा लीस्ट एंगुलर मोमेंटम होता है वो कितना होता है, तो लीस्ट एंगुलर मोमेंटम कहेंगे, वो हमारा लीस्ट एंगुलर मोमेंटम फिक्स रहता है बेटा यहाँ पे
और याद रखिएगा एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो हमारी फिक्स रहती है। मतलब आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन आपका उसी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन को फॉलो करेगा। बच्चों देखिए, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सर स्क्रीन नहीं आ रही। आ रही है बेटा? बेटा आ रही है? नो सर, आपका इमेज आ रहा है सर। आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है। तो MVR जो होता है वो हमारा H अपॉन, देखो मीटिंग अगर बंद हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, शायद कोई टाइम लिमिट आ रही है इसमें, है ना भैया? कुछ हो सकता है, प्रॉब्लम है टेक्निकल, ये स्क्रीन बार बार गायब हो रही है। बेटा देखो, यहाँ पर हम देखते हैं कि दो सवाल आ सकते हैं। एक सवाल आ सकता है लीस्ट एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा, और एक सवाल आ सकता है डिफरेंस इन एंगुलर मोमेंटम, और दोनों की वैल्यू h/2 है। और एक में आंसर आएगा हमारे पास कितना, मतलब अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखो तो वो हमारा 10⁻34 ही आएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर या तो ये वाला सवाल आएगा, या पहला, या दूसरा, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाए। इसका मतलब हमारे आंसर आ जाना चाहिए बेटा। अगला है कि तीसरा नंबर पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उन ऑर्बिट्स में जिन ऑर्बिट्स में एंगुलर मोमेंटम फिक्स रहता है, लेकिन ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व वहां करता है जहां पे उसकी एनर्जी भी फिक्स रहती है। तो जब एनर्जी हमारी ऑर्बिट्स में फिक्स रहती है तो डेफिनेट एनर्जी लेवल्स का नाम आ गया, और डेफिनेट एनर्जी लेवल्स का जब नाम आया बेटा तो हमारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लॉस करेगा जब हायर से लोअर आएगा, और लॉस करेगा जब हायर से लोअर आएगा। बेटा यहाँ पर ये आपका कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड न्यूक्लियस के पास आता जाता है, कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी लॉस करता है और रेडिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन आग का गोलक की तरह नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा रेडिएटिंग नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारा रेडिएट करेगा, लेकिन एक उसकी कंडीशन होगी, एक उसकी शर्त होगी, हायर से लोअर जंपिंग होगी तब। तो ये हमारा बोहर मॉडल हो गया। अच्छा बेटा, बोहर मॉडल में एक बात तो समझ में आ गई है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन हमारा अगर जंपिंग करेगा हायर से लोअर या लोअर से हायर, तो हमेशा एनर्जी निकलती है किसके अकॉर्डिंग, एनर्जी निकलती है हमारी फोटोन के टर्म्स में, यानी कि hν के टर्म्स में हमारी एनर्जी बेटा बाहर निकलती है। तो जब कभी हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर, तो हमारे पास एक बात यहाँ पर बिल्कुल फिक्स आती है, हमें लग रहा है फिर चलिए। यस हमने बेटा पिछले टर्न पे कोई PDF भी दिया था क्या? नो सर, भूल गए। जस्ट अ मिनट, आ गई ना?
बेटा थर्ड पॉइंट आ रहा है? यस सर। देखिए अब आते हैं बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेटा हाइड्रोजन एटम के लिए तो बोर की थ्योरी तैयार करी गई, लेकिन हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बोर की थ्योरी को बनाया गया। हाइड्रोजन लाइक कौन सा होता है? हाइड्रोजन एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और बीच में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन रहेगा। यानी कि हम जितने भी हमारे हीलियम है, लिथियम है, उनको अगर हम हाइड्रोजन लाइक बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे? उसके दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो लिथियम हमारा हाइड्रोजन लाइक बन गया, हीलियम। अगर लिथियम को निकालेंगे तो लिथियम में हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे? दो निकाल देंगे, एक बचेगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन लाइक कहलाएगा। तो हाइड्रोजन लाइक के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को बचाए रखना और बाकी इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, एक इलेक्ट्रॉन को बचाए रखना और बाकी इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, ये क्या कहलाता है? इसको कहते हैं मेकिंग हाइड्रोजन लाइक एटम। लेकिन ये विद्या, ये आपकी टेक्निक कहाँ तक काम करेगी? ये टेक्निक बेटा आपकी काम करेगी अप टू सोडियम। सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन में से सोडियम के कितने निकल सकते हैं? 10। तो सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 10, 10 टाइम्स आयनाइज सोडियम। और इसीलिए सोडियम तक ये हमारा टेक्निक बेटा काम करेगा। बच्चों एक बात आपको जो है ना, अब हम लोग यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं इस जगह से, और वो है हमारी थ्योरी, बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की जगह पे उन्होंने हाइड्रोजन लाइक एटम ले लिया था और उन्होंने हाइड्रोजन लाइक एटम से स्टार्ट कर दिया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन लाइक एटम्स में जब हम बात करेंगे, मार्क का कुछ गड़बड़ है वेट करिएगा। ठीक, आप लोगों ने पेपर दिया था आज का? यस सर। पेपर दिया था आज? दिया था बच्चों? अच्छा, देखिए आज तारीख बेटा कितनी है? फर्स्ट में। अच्छा देखो बेटा, फर्स्ट में है ना, आप लोगों का फर्स्ट में से लेकर, अगर हम कुछ ऐसा कर लें कि क्लास आपकी जो है ना फर्स्ट में से लेकर कंटिन्यू कर दें और 20th मई तक आपका, आप लोगों का केमिस्ट्री कितना बचा है? केमिस्ट्री कितना बचा है बच्चों?
स्नेहा केमिस्ट्री कितना बचा है? सर इनऑर्गेनिक में बचा हुआ है सर 3 ज्यादा बचा है? चैप्टर। यस सर। अब 20 फिजिकल मई तक केमिस्ट्री नहीं खत्म हो पाएगा? जाने पे तो हो जाता है सर। अच्छा, और ये जो है एक मिनट रुक जाइएगा बेटा। लग रहा है बेटा अभी जूम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। शेयर कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहा है। बेटा आप लोग बने रहिएगा, मैं एक बार लीव करके फिर दोबारा जुड़ूंगा। आ गया है? तो ये तुम्हारे वाले क्लास चल रही है क्या? ये क्लास और लगी है ना 11 12 जूम में कुछ शेयर नहीं होता, नहीं हो रहा। तो कुछ प्रॉब्लम है बच्चों, है ना? तो ये दूसरी क्लास भी है कि अपनी न्यूलाइट चल रही, वो भी नहीं हो पा रही है ना? कोई अपडेट शेड्यूल, कुछ अपडेट अपडेट के चक्कर है। हम लोग कल 7:30 बजे मिलेंगे। डेज हम आपको बता दे रहे हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे। ये हमारा टाइम, ये डेज फिक्स है बेटा। और हम आपका बेटा जो है ना, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और बेटा आपका संडे, ये हमारी 4 दिन क्लास चलेगी और हम आपको टाइमिंग बिल्कुल फिक्स कर देंगे। ठीक है? आज पढ़ाने के मन में थे, आज पूरा खत्म करने के, और आज जो है
बेटा मंडे यानी कल मिलते हैं, कल शाम को 7:30 बजे। ठीक है बच्चों? ठीक है? यस सर। ठीक है सर। बाय। थैंक यू।